तुम्हें अभी तक नहीं समझ में आया? तुम 17 साल 16 साल के हो गए, स्कूल का होमवर्क कभी खत्म हो ही नहीं सकता। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का परम्यूटेशन वाला हिस्सा ऑलमोस्ट खत्म हो गया। क्वेश्चन दिए गए थे आपको डिक्शनरी वाले, और रैंकिंग लिख लें जरा उनकी पहले एक बार, इससे पहले कि कॉम्बिनेशन शुरू करें। जरा नाम बताओ पहले, क्या क्या थे वो? सबसे पहले रैंडम था, ठीक है, कैपिटल में सब कुछ, RANDOM। कितना? ठीक है, ये तो सही है आंसर। ठीक है ना? बाकी लोगों का आया कुछ? नहीं किया? पेपर चल रहे हैं तेरे तो। 614 आया? किया नहीं? नहीं किया? बस प्लस करना रह गया पहले वाले का, यानी बाकी तो किए ही नहीं होंगे फिर, है? बस तुम दोनों नहीं करे। बोल नंबर बोल, अगला क्या है रैंडम के बाद? है अभिषेक, ABHISHEK, 105। बात तूने भी नहीं करा? मैं छेदना शुरू कर दूंगा एक एक करके, बता रहा तुम्हें मैं। चलो बहुत अच्छी बात है ये तो। अभिषेक के बाद क्या नंबर था भाई? प्रियंका, ठीक है। 14574। अच्छा जी, अगला अजय, तीसरे नंबर पे आ गया। फोर्थ, अगला क्या है? आर्यन। 17 भविष्य। आप दोनों ही कितने मैच कर रहे हैं इसमें? बस एक, वो दोनों का मैच कर गया। उसके अलावा तीनों का, तेरा भी आ गया क्या भाई? हाँ, लेकिन ये बचे हुए किसी और ने नहीं करे। एक और था एग्जामिनेशन, तो ले एनसीईआरटी का था, मान लो। ये सारे तो यहीं के नाम थे ना, ये रैंडम भी एनसीईआरटी का है वैसे तो। बाकी किसी ने कुछ नहीं करा। अच्छा, वो कर लिए, उसके आंसर भी भेजे थे ना मैंने, वो नहीं करे तूने। एक ही काम हो सकता है, सही बात है, या तो ये होगा या तो वो होगा। अब जिन बच्चों ने अभी तक ये डिक्शनरी वाला क्वेश्चन नहीं किए, आज जाके भी अगर ये ना हुए तुम्हारे, तो परसों क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। आंसर कहीं नोट कर लो। जिन बच्चों के ये आ रहे हैं, आंसर जरूरी नहीं है सही हो ये मतलब इन बच्चे आ रहे हैं, अब तुम अपने हिसाब से देखना तुम्हारे कितने मैच कर रहे हैं, और परसों की क्लास में आके बताना मुझे। टीएलएस में खत्म हो चुके ना एग्जाम, तब भी भविष्य को टाइम नहीं मिला करने का, स्कूल काम बहुत है। और अजय को कह रहा मैं इसका हाथ बता रहा हूँ इसके काम में, तो फिर तूने होमवर्क क्यों नहीं करा? बहुत अच्छी बात है, तालियां। स्कूल के होमवर्क के चक्कर में स्कूल नहीं गया। तुम्हें अभी तक नहीं समझ में आया? तुम 17 साल 16 साल के हो गए, स्कूल का होमवर्क कभी खत्म हो ही नहीं सकता। तुम्हें पता ही नहीं चली अब तक ये बात? स्कूल का होमवर्क चीज ही नहीं है ऐसी जो कभी खत्म हो। अजीब बात है यार, हद हो गई। तुम्हें अब तक नहीं समझ में आई बात ये वाली? स्कूल का होमवर्क कभी खत्म हो ही नहीं सकता। तो क्यों कर रहा है फिर? अब क्यों कर रहा है? पिटाई से डर लगता है क्या तुझे? पिटाई से डर लगता है क्या स्कूल वालों की? बाहर निकालने को? अच्छा, तो मतलब मुझे भी बाहर निकालना पड़ेगा। देख, वो तो उन्होंने तो केवल बाहर निकालने को कहा, मैं तो पहले पिटूंगा, अब फिर बाहर निकालूंगा। दोनों चीजें करूंगा मैं तो, अगर अगले टर्न पे मुझे ये सबके नाम ना मिले तो। हर किसी के। सुन लिया अभिषेक जी तूने? लिखो अगला टॉपिक, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन को मैंने दूसरे शब्दों में बताया था तुम्हें, कुछ क्या कहते हैं? सिलेक्शन। यस, या तो कॉम्बिनेशन कह लो या सिलेक्शन कह लो। अब सिलेक्शन शब्द का मतलब ही मैंने तुम्हें थोड़ा सा इंट्रो दिया था जिस टाइम हमने चैप्टर शुरू किया था ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। उस टाइम मैंने इंट्रो इस चीज का भी दिया था, ये क्या होता है। तो सिलेक्शन होता है जैसे हमारे पास एक दो तीन चार चीजें हैं, ठीक है ना? चार में से अगर वो मुझे ये बोले कि कोई तीन चीजें सिलेक्ट करो, चार में से कोई तीन चीजें सिलेक्ट करो, तो कैसे करी जाएंगी? तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। मैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों में कंपेयर, अभी कंपैरिजन बताऊंगा, ठीक है ना? कैसे चलेगा देखो बता। अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं तो NCR, ये फॉर्मूला है इसका। जैसे परम्यूटेशन में NPR था ना, टोटल ऑब्जेक्ट्स, उनमें से एक टाइम पे कितने कंसिडर करे गए, ठीक है? तो इसके फॉर्मूले में आएगा ऊपर n फैक्टोरियल, नीचे n माइनस आर फैक्टोरियल, और साथ में इसका फैक्टोरियल और आता है। तो ये तो सेम है ना दोनों, ये वाला हिस्सा तो। एक आर फैक्टोरियल और आ गया, इस आर फैक्टोरियल को डिवाइड में डाला गया है। इसका क्या मतलब है? नहीं, रिपीट वाला कॉन्सेप्ट बोल सकते हो, जब हमने परम्यूटेशन में किया था। परम्यूटेशन में भी तो रिपीटेशन वाला को डिवाइड करते थे। होता क्या था डिवाइड करने से? वो कम हो जाती है, कुछ कुछ वैल्यूज कम हो जाती थी। तो आर फैक्टोरियल से डिवाइड करने का मतलब है कि हम इस वाली वैल्यू को, देख रहे हो,
हम इस वाली वैल्यू को तो परमुटेशन बोल सकते हैं, है ना। तो क्या मैं एन सी आर वाले फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूं, एन पी आर अपॉन आर फैक्टोरियल। चेक करो, लिख सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि कॉम्बिनेशन ज्यादा आते होंगे या परमुटेशन ज्यादा आते होंगे? किसी भी एक पर्टिकुलर केस में परमुटेशन ज्यादा आते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन निकालने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा आर फैक्टोरियल से, इसकी वजह से कुछ केस कम हो जाते होंगे। अगर परमुटेशन वाले केस 1000 आ रहे हैं, 1000, ठीक है, तो जब कॉम्बिनेशन निकालोगे आप, तो अगर 2 फैक्टोरियल से भी डिवाइड कर दिया तो भी वो 500 हो जाएंगे। आर फैक्टोरियल क्या है, जो यहाँ पे आर होता है, क्या होता है आर यहाँ पर? टोटल में से जितने एक टाइम पे लिए गए वो आर होते हैं। शुरू से शुरू कर रहा था ना तू, तो पहुंचे नहीं अब तक यहाँ पर? उन दो में तो नहीं आया होगा फॉर्मूला, या पी वाला तक, तीसरी में। हाँ, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के फॉर्मूले में है, ये रिलेशन है दोनों के, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आपसे, अगर आपसे ये कहा जाए चार में से कोई 3 वैल्यू अरेंज करके दिखाओ तो क्या होगा, और चार में से कोई 3 वैल्यू सिलेक्ट करके बताओ तो क्या होगा। अगर देखो 4p3 निकाला जाए तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, यानी 24 केस बनेंगे। चार में से कोई 3 वैल्यूज को अरेंज किया जाए तो 24 तरीके से अरेंज हो सकती हैं वो। जबकि अगर मैं वही चीज आपको 4c3 की बात करूं, तो फॉर्मूला खोलें ये वाला, तो पहले 4 फैक्टोरियल, फिर 4 माइनस 3 यानी 1 फैक्टोरियल, और साथ में 3 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल 24 होता है और 3 फैक्टोरियल 6 होता है, यानी 3 फैक्टोरियल 6 होता है। केवल 4 केस, चार में से कोई 3 वैल्यू मैं आपको उठाने के लिए बोलूं तो केवल आप 4 तरीके से उठा सकते हो, और चार में से किन्हीं 3 वैल्यूज को मैं अरेंज करने को बोलूं तो 24 तरीके से अरेंज हो सकती हैं वो। देखें कैसे, देखें कैसे। अगर चार हमारे पास अल्फाबेट ले लेते हैं, ए बी सी डी, दोनों चीज देखेंगे हम, ठीक है। ए बी सी डी, ये 4 अल्फाबेट लिए। इन 4 अल्फाबेट में एक बार परमुटेशन देखते हैं, यानी 24 केस जो आएंगे। एक बार देखेंगे 4 केस, यानी कॉम्बिनेशन के हिसाब से। अब 4 में से अगर मैं 3 अल्फाबेट अरेंज करने को बोलूं आपको, तो अरेंजमेंट किस तरीके से होता था? 1 2 3 ऐसे डैश बना बना के पहली प्लेस पे कितने आ सकते हैं? चारों। अगली वाली पे, अगली वाली पे तो 24 दिखेंगे। इसमें कौन कौन से होंगे? ए बी सी होगा। ए से बनने वाले देखो बी सी हैं, फिर ए से बनने वाला सी बी होगा। ए से बनने वाले 2 हो चुके हैं। अब बी से बनने वाला देखो सी ए, बी से बनने वाला ए सी, अब सी से बनने वाला ए बी, सी से बनने वाला बी ए। ये 6 तो बने हैं किससे? जो ए बी सी से बने हैं, ओके। अब 6 बनेंगे किससे? ए बी डी से, फिर 6 ही बनेंगे बी सी डी से, फिर 6 ही बनेंगे ए बी डी से। ऐसे करके 24 बन जाएंगे सारे मिला के। जबकि अगर ये क्या हुआ हमारे परम्यूटेशन, 4 में से जब कोई 3 लिए गए थे, मैंने अभी 6 दिखाए हैं, 6 6 6 6 4 बार बनेंगे, 24 बन जाएंगे हमारे। लेकिन अब मैं बात करूं तुमसे कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है 4 में से 3 को उठाइए, यानी सिलेक्ट करिए। तो पता है होगा क्या? एग्जाम्पल के तौर पे आप क्रिकेट टीम की बात करो। क्रिकेट टीम में 16 प्लेयर होते हैं टोटल, और 16 में से प्लेइंग जो होते हैं वो 11 होते हैं। सबको पता है ये बात? आपको अगर मैं कहूं कि 16 बंदे इधर खड़े हैं और 16 में से 11 इधर कर दो खेलने वाले, आपने एक बार एक को इधर भेजा, दूसरे को इधर भेजा, एक एक करके 16 बंदे 11 बंदे इधर कर लिए। अब मुझे बताओ जो ये 11 बंदे हैं, क्या आप इनको आप ऐसे शफल करोगे क्या? सिलेक्ट करने का मतलब क्या होता है? एक बंदा जो उठ गया एक बार, बस वो हो गया सिलेक्ट। फिर वो हम शफलिंग नहीं करते, उसकी शफलिंग को तो परमुटेशन कहते हैं। लेकिन सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन ये है जो इन 11 बंदों की टीम सिलेक्ट करी ना आपने, इनको सिलेक्ट करने का बस एक ही तरीका है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जिसको सबसे पहले सिलेक्ट करा, एक तरीका वो है। एक तरीका वही है कि जिसको पहले सिलेक्ट करा था ना, उसको चौथे नंबर पे कर लो सिलेक्ट, और चौथे वाले को पहले पे कर लो। इसको कोई और सिलेक्शन नहीं बोला जाएगा, क्योंकि वो 11 बंदे यहाँ पे आ चुके हैं। अब वो चाहे पहले पे खड़ा हो पहले वाला, या चौथे पे खड़ा हो, वो टीम 11 की वही दिखेगी, चाहे वो कहीं भी खड़े हो जाए। वो पूरा एक सिलेक्शन कहलाएगा। तो यहां पर क्या होगा, जब हम सिलेक्शन की बात करेंगे, तो ए बी सी
कि अरेंजमेंट तो बने हैं 6, लेकिन सिलेक्शन बनेगा 1, कोई एक इनमें से। अंतर क्या है देखो, इनमें से कोई एक, यानी एक बार ए सिलेक्ट हुआ, एक बार बी सिलेक्ट हुआ, एक बार सी सिलेक्ट हुआ। अब वो चाहे आगे पीछे कहीं भी हो, देख रहे हो इसमें तो आगे पीछे का खेल है सारा। परमुटेशन में तो अरेंजमेंट होता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप सिलेक्शन करो, तो ए के साथ बी और सी वाले का सिलेक्शन एक ही तरीके से हो सकता है बस। अब फिर चाहे वो ये वाला ले लो आप, फिर चाहे ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, क्योंकि ये आपस में शफल ही तो हो रहे हैं 6 तरीकों से। हमें जब सिलेक्शन करने को बोलेगा, तो सिलेक्शन के लिए हम इन तीनों को किसी एक तरीके, इन तीनों के 6 ऑप्शन जो हैं एक ही तरीके से करेंगे सिलेक्ट उन्हें। कोई भी एक तरीका ले लो, क्योंकि अगर ये तरीके से करा आपने, मान लो आपको 4 बंदों की टीम थी और 3 बंदों की टीम सिलेक्ट करनी थी। 4 बंदों की टोटल टीम थी, उनमें 3 सिलेक्ट करने थे प्लेइंग के लिए। आप ऐसे भी सिलेक्ट कर लोगे उसको, ऐसे भी कर लोगे, ऐसे भी कर लोगे, ऐसे ऐसे सब कुछ कर लोगे क्या? आप कैसे करोगे उन 4 में से? अगर मैं कहता हूं ए बी सी को सिलेक्ट करना है, बताओ ए बी सी को सिलेक्ट आप कैसे करोगे? किसी एक तरीके से तो करोगे इनमें से, या गेम खेलते रहोगे उनके साथ कि पहले तू चल ए, फिर तू चल बी, फिर तू चल सी। एक तरीका हो गया सिलेक्शन का। एक काम कर, बी पहले तू चला जा, सी फिर तू चला जा, फिर तू ये चला जा। इसे सिलेक्शन नहीं कहते, इसे तो अरेंजमेंट कहते हैं। अगर उनको ऑर्डर डिसाइड करने की बात आती है तो वो तो परमुटेशन होता है, जैसे अरेंजमेंट कहते हैं। सिलेक्शन कहते हैं कि उन 6 तरीकों में से कोई एक तरीका सिलेक्ट कर लो आप बस, उसे बोला जाता है सिलेक्शन। तो जो मैंने आपसे बोले 6 ये वाले बोले थे, इन 3 से 6 दूसरे बोले थे, 6 तीसरे बोले थे, 6 चौथे बोले थे, है ना? उन सबको एक एक तरीके से काउंट करा जाएगा, तब जाके वो 4 बनेंगे। यानी इन 6 में से कोई एक आएगा एबीसी वाला, वो एक काउंट हो जाएगा। फिर एक आएगा ए बी डी वाला, जो आपस में 6 तरीके से अरेंज होंगे, लेकिन हमें सिलेक्शन के हिसाब से कोई एक ही तरीका मिलेगा उसमें से। एक आएगा बी सी डी के 6 तरीके अरेंजमेंट के होंगे, हमें कोई एक ही मिलेगा उसमें से सिलेक्शन के लिए। ऐसे ही ए बी नहीं, ए बी सी हो गया, एक एबीसी, एक एबीडी, एक बीसीडी, एक एबीडी। हाँ ठीक है। उन चारों में जो 24 तरीके होंगे, उन 24 में से तो 6 के पेयर बने थे, 6 6 6 6। एक इनमें से आएगा, एक दूसरे में से, एक तीसरे में से, एक चौथे में से। वो 4 केस होते हैं सिलेक्शन के जो हमें दिखते हैं। तो ये एक डिफरेंस है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में। आपको जब भी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन इकट्ठे लगाने को दिए जाएं, आएंगे क्वेश्चन ऐसे, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन इकट्ठे लगाने को दिए जाएं, तो आप पहले कॉम्बिनेशन करोगे। आप पहले कॉम्बिनेशन करोगे, यानी पहले उठा लो उन चीजों को, उन चीजों को पहले सिलेक्ट कर लो। अब एबीसी मिल गया ना, ये 4 तरीके मिले, मान लो 4 तरीके मिले, वो 4 तरीके लिख दें यहां पर। एक कौन सा होगा? एबीसी वाला, ये आगे पीछे हो सकते हैं। एक दूसरा बताओ, एक होगा ए बी डी वाला, ठीक है। तीसरा कौन सा होगा? ए सी डी वाला, और चौथा बी सी डी वाला। इन 4 के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होंगे हमारे पास। जब हमसे बोलेगा वो 4 में से कोई 3 सिलेक्ट करो, एक केसी वाला है सिलेक्शन का, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। अब वो फिर बोले आपको अब अरेंजमेंट दिखा दो, इसको अरेंज करने के तरीके कितने हो सकते हैं? ये 6। इस अकेले को अरेंज करने के 6 तरीके हो सकते हैं। ऐसे इसके भी 6 आएंगे, इसके भी 6 आएंगे, इसके भी 6 हो गए ना 24 तरीके। आई बात समझ में? तो जब भी आपको दोनों चीजें बोली जाएं, आएंगे क्वेश्चन ऐसे, जब भी दोनों चीजें बोली जाएं, तो पहले क्या करेंगे? हम उनका सिलेक्शन करेंगे। जब हमें वैल्यूज मिल जाएंगी, हम फिर परमुटेशन यानी गेम खेलेंगे, अरेंजमेंट शफलिंग। ओके, बेसिक डिफरेंस समझ में आया? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्या होता है? परम्यूटेशन के अंदर ए बी सी से 6 तरीके बन सकते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन में ए बी सी को एक ही तरीके से लिख सकते हैं। तो ए बी सी लिख लो या बी सी ए लिख लो, कैसे भी करके लिख लो, एक ही तरीके गिना जाएगा वो। इनको अलग अलग तरीके नहीं गिने जाएंगे। ए बी सी डी में से ए बी सी एक ही तरीके से उठ सकता है बस। बन 6 तरीके सकते हैं, उठेगा लेकिन कोई एक ही तरीका। बताइए, आया बेसिक डिफरेंस समझ में? ये वाला 4, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, काट दे 4 तो आएगा। तो ये 4 है ना, 4 में से कोई 3 सिलेक्ट करे जाएं, तो एक ये होंगे 3, वो एक बार ये 3 होंगे, एक बार ये 3 होंगे, एक बार ये 3 होंगे, तो ये 4 है वो बस। इस अकेले 3 को अरेंज करने के 6 तरीके हैं, वो दिखाई दे बना के। ऐसे इसके भी 6 होंगे तरीके, इसके भी 6 होंगे, इसके भी 6 होंगे भाई, वो 24 कहलाएंगे तरीके। ओके, बाकी क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर हो जाएंगे डाउट। आज भी बहुत सारे बच्चे छुट्टी पर हैं,
आर्यन, संचित, रोहित। 3 3 6 3 9, हाँ 3 3 बच्चे। मिटाया जाए इसको, मिटाएं। अब हमको ना कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी होंगी पहले कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के लिए, और उसके बाद लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में आएंगे। जैसे जब एनपीआर का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, तो क्वेश्चन करे थे ना, आर फाइंड करने वाले, एन फाइंड करने वाले। ऐसे एनसीआर को सॉल्व करने की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज यानी जिससे एनसीआर की वैल्यू और जल्दी आ जाती है। पहले वो पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे उसके ऊपर, अब फिर आएंगे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन ऐसे वाले। अगर ना स्कूल वाले कायदे में सही तरीके से पढ़ाएं तो होश ना आए उन्हें अटेंडेंस लेने की भी। इतना सिलेबस होता है पढ़ाने को स्कूल में, अटेंडेंस लेने की फुर्सत ना मिले अगर जो पढ़ाने पे आए स्कूल वाले। तो हम पे बीत चुकी ना, इसलिए मुझे पता है। इसकी बहन के टाइम पे ना, जब वो 10th में थी, मुझे पता है क्या हालत होती थी चिल्ला चिल्ला के इनकी क्लास में। एनसीईआरटी भी करवानी क्लास के अंदर, आर.डी. शर्मा भी करानी, हर बच्चे के डाउट भी दूर करने, डबल डबल लेक्चर डेली हुआ करते थे मेरे इनकी क्लास में, इसकी बहन की क्लास में। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वाली क्लास अलग करवा रखी थी, बेसिक वाली अलग करवा रखी थी वहां पर। तो स्टैंडर्ड मैथ वाली में मुश्किल से 12-14 बच्चे बैठते थे, अब बेसिक वाली में बैठते थे 50 बच्चे। ठीक है, बेसिक वाली में एनसीईआरटी कराते थे केवल, और स्टैंडर्ड वाली में इनकी 10-12 बच्चे बैठते थे, और वो 10-12 बच्चे झकास वाले, और वो सारे आरडी करते थे रोज घर जाके, और रोज क्वेश्चन पूछते थे आके स्कूल में। उसी दौरान एक बच्ची के 100 नंबर आए थे बोर्ड में, उन्हीं 10-12 में से। तेरी बहन के साथ की लड़की है वो। तो मुझे पता है क्या हालत होती है। और अब देख लो स्कूलों में कितना आसान हो चुका है स्कूल में पढ़ाना। गिन चुन के 2000 क्वेश्चन सारे कराने उन्हें स्कूल में। और देखो अब खेल खेल रहे हैं, रोज टेस्ट लेंगे। प्रॉपर्टीज लिखें। तो मैंने आपसे कहा प्रॉपर्टीज किस काम आती है भाई, कैलकुलेशन को छोटा करने के काम, ताकि आंसर जल्दी आ सके। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो, जो हमारा एनसीआर है उसको सॉल्व करने के हम अलग अलग तरीके देख रहे हैं। अब एनसीआर को हम n अपॉन आर n-1 सी r-1 भी लिख सकते हैं, यहां मल्टीप्लाई है बीच में। क्या करा देखो, एक n पहले लिख लिया, एक r पहले लिख लिया। ओके, n भी माइनस में हो गया 1 और r भी -1 में हो गया। एग्जाम्पल दिखाएं इसका एक पहले, एक प्रॉपर्टी एक एग्जाम्पल, एक प्रॉपर्टी एक एग्जाम्पल। ठीक है ना, एग्जाम्पल देखिए। अगर सपोज करो आपको 7c3 सॉल्व करने को दिया जाए, तो एक तरीका तो है प्रॉपर्टी फॉर्मूला लगा लो, 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 - 3 यानी 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, है ना। लेकिन उससे काफी ज्यादा जल्दी ये प्रॉपर्टी आंसर आती है। देखो कैसे, मैंने क्या कहा पहले आपसे, क्या करो, जो ये दोनों वैल्यू पहले ये उतारो और कॉम्बिनेशन में दोनों जगह एक एक कम कर दो। तो इसको पहले कैसे लिखेंगे, 7/3 इंटू क्या लिखा जाएगा, 6c2। बोलो सही है, हाँ है ना। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, ये तो मैं सिखा रहा हूं अभी आपको। आपको इस जगह पर फिर से लगानी है प्रॉपर्टी ये वाली। अब फिर से बताओ, 7/3 ऐसे कैसा, ये क्या बनेगा, 6/2 इंटू 5c1, हाँ है ना। अगर यहां पे फिर से लगाओगे प्रॉपर्टी तो 6/2 5c2 1 बन जाएगा, बन जाएगा। और 5c1 को आप 5/1 तक लिख लो बस। आपको जब भी ये वाला फॉर्मूला खोलना पड़ेगा तब तक खोलोगे जब तक नीचे वाली वैल्यू 1 ना बन जाए। ये तो छोटा क्वेश्चन है, अभी जो बड़े बड़े आएंगे उन्हें फैक्टोरियल खोलने पड़ेंगे, फिर उस टाइम पे प्रॉपर्टी काम आएगी। अगर कभी आपको 12c4 लिखा हुआ मिल जाए, तो 12c4 को डायरेक्टली लिखेंगे हम लोग 12/4 इंटू 11/3 10/2 9/1 ऐसे करके। और ये यकीन मानो फैक्टोरियल से बहुत जल्दी आंसर देगा आपको। ऊपर वाली वैल्यू जो है पहले वो लिखो, फिर एक कम करो दोनों जगह, फिर एक कम करो दोनों जगह, फिर एक कम करो, तब तक करते रहो एक काम जब तक नीचे 1 ना आ जाए। और इसको सॉल्व करने में तुम्हें फैक्टोरियल के कंपैरिजन में टाइम कम ही लगेगा, क्योंकि फैक्टोरियल वाले में क्या है, पहले फैक्टोरियल वाले फॉर्मूले खोलने पड़ेंगे। पहले तो एनसीआर का फॉर्मूला खोलोगे और फिर ढूंढोगे बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, फिर बड़े वाले को ओपन करोगे छोटे वाले तक, जबकि इसमें सोचना ही नहीं कुछ। ऊपर वाली वैल्यू दोनों जो लिखो, ऊपर भी कम नीचे भी कम, ऊपर भी कम नीचे भी कम, ऊपर भी नीचे भी कम, तब तक करते रहो जब तक नीचे वाली वैल्यू 1 ना बन जाए। काटा पिट्टी यहां भी होनी है, काटा पिट्टी वहां भी होनी है, लेकिन ये प्रॉपर्टी आपको जल्दी आंसर देगी एज कंपेयर टू फैक्टोरियल। और तुम्हें लगता है कि नहीं हेल्प कर रही, तो
तो कोई बात नहीं, मत यूज करो, कोई जबरदस्ती थोड़ी है किसी के साथ। फॉर्मूला तो है ही कॉम्बिनेशन का हमारे पास, उससे कर लेना। ओके, अगली प्रॉपर्टी, अगर एनसीआर, एनसी, ये एक काम करते हैं, आर के बदले ना एक्स लिखो, ऐसे। देखो देखो, अगर आपको कभी एन सी एक्स इक्वल मिल जाए एन सी वाई के किसी क्वेश्चन में, तो दो ऑप्शन हो सकते हैं इसके, या तो ये x इक्वल टू वाई होगा, ऊपर वाली दोनों वैल्यू इक्वल हैं, कॉम्बिनेशन है, तो नीचे वाली भी इक्वल होनी चाहिए। एक तरीका तो ये हो सकता है। अगर दोनों इक्वल ना मिले तो भी एक तरीका है कि इन दोनों का सम इक्वल टू ऊपर वाली वैल्यू होती है, इन दोनों का सम ऊपर वाली वैल्यू। एग्जाम्पल दिखाता हूं इसका, तो समझ में आएगा। बात समझ में आई है? लो एग्जाम्पल लिखे एक, 5C2, 5C2 मैं कह रहा हूं इक्वल है 5C3 के, 5C2 इक्वल है 5C3 के। अब देखो, या तो दोनों जब ऊपर वाले 5 5 इक्वल हैं, तो नीचे वाले 2 और ये 3 इक्वल होने चाहिए थे, लेकिन 2 और 3 इक्वल तो नहीं होते, तो ये वाली चीज तो फुलफिल नहीं हो रही ना। पर देखो, ये वाली तो हो रही है, इंप्लाइज 2 + 3 इज इक्वल टू 5, तो ये दोनों का सम ऊपर वाली वैल्यू के इक्वल हो रहा है। क्वेश्चन करते हैं चलो इस पे, ये तो छोटा सा एग्जांपल है ना, बस एक एक क्वेश्चन लिखे अगर इसी प्रॉपर्टी पे। देखो देखो, अगर क्वेश्चन में दिया जाए NC8 इज इक्वल टू NC 15, ये गिवन है, ठीक है। हमसे कह रहा है फाइंड करिए NC21। अब ये क्वेश्चन चेक करो, क्या इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड लग रहा है आपको? दो कॉम्बिनेशन इक्वल हैं, तो ऊपर वाले यानी आपस में इक्वल दिख ही रहे हमको, लेकिन नीचे वाली वैल्यू इक्वल होनी चाहिए थी या तो। अब इक्वल नहीं है तो क्या होगा फिर? दोनों का सम यानी 8 + 15 बराबर क्या हो जाएगा? n, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई? 23। अब उसको यहां पुट कर सकते हैं ना, तो क्या बनेगा? 23C21। अब इसको सॉल्व करने का काम आप लोग इस प्रॉपर्टी से तो मत ही करना, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमें तब हेल्प करती है जब नीचे वाली वैल्यू 1 के पास होती है। अब उसमें नीचे वाली वैल्यू 21 है, आप ऐसे कम करते 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 20 बार लिखना पड़ जाएगा उसे। तो ये प्रॉपर्टी हर चीज हर जगह काम नहीं आती, तो ये वाली प्रॉपर्टी तभी इस्तेमाल करना जब नीचे वाली वैल्यू 1 2 3 4 में हो। ओके, तो यहां पर आप फॉर्मूला खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 23 फैक्टोरियल अपॉन 23 माइनस 21 फैक्टोरियल इंटू 21 फैक्टोरियल, और सॉल्व करके जो आंसर दिख रहा है, यस आ रहा है 253। अभी एक प्रॉपर्टी और बताता हूं, मेरे को एक प्रॉपर्टी और बताता हूं जिससे आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो बिना कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाए। बताऊंगा अभी कॉम्बिनेशन को जब खोलना सिखाऊंगा ना तुम्हें, तब तुम्हें चलेगा था कि दो वैल्यू इक्वल हो सकती है कॉम्बिनेशन में। जैसे यहां देखो 5C2 की वैल्यू 5C3 के इक्वल हो रही है ना, यहां तो नहीं तूने पूछा ये दोनों इक्वल कैसे हो रहे अभी चलेगा पता। प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, फिर दिखाऊंगा कि क्यों इक्वल होते हैं ये। एक वो है इसमें ना, पास्कल्स ट्रायंगल ऐसे करके एक ट्रायंगल बनता है कॉम्बिनेशन का, उसमें वैल्यू रिपीट होती है, कैसे होती है अभी पता चलेगा पता। ये दो प्रॉपर्टी हो गई हमारी। थर्ड लिखें, थर्ड प्रॉपर्टी वो बताता हूं मैं कि इस वाली वैल्यू को 23C21 को एक बार प्रॉपर्टी लगा के हम कैसे इस वाली वैल्यू के पास आ सकते हैं, यानी 1 2 3 ला सकते हैं छोटी वाली वैल्यू, और उसके बाद तुरंत आंसर ये वाला देखें। देखिए भाई थर्ड प्रॉपर्टी, देखो देखो, NCR की वैल्यू को हम लोग NCN-R भी लिख सकते हैं। अब ये क्या हुआ? NCR को NCN-R लिख सकते हैं, वहां अप्लाई करते हैं, इसीलिए नहीं मिटाया मैंने। देखो इसको 23C21, अगर इसको अप्लाई करें तो ये 23 देखो ऊपर वाला सेम, C N-R यानी ये माइनस ये, 23 - 21 यानी 2 हो सकता है। अब फिर इसको खोलें, अगर उसी प्रॉपर्टी से जो पहले बात कर रहा था, नीचे वाली 1 के पास आ गई ना, तो क्या तरीका है इसको खोलने का? 23/2 22/1, 2 से काटो इसे 11 बार, और 11 की 23 से इंटू करो तो 253 ही आएगा। सही है,
तो जब आपको नीचे वाली वैल्यू 1 के पास मिले तो डायरेक्टली वाली प्रॉपर्टी का आंसर आ जाएगा। जब ये वाली 1 के पास ना मिले तो ये प्रॉपर्टी लगा लो तो आ जाएगी 1 के पास अपने आप ही। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको केवल इस चैप्टर में हेल्प नहीं करेंगी, कॉम्बिनेशन में। ये सारी प्रॉपर्टीज केवल कॉम्बिनेशन में हेल्प नहीं करेंगी। इसके बाद अगला चैप्टर जो है ना वो है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में हमको ये सिखाया जाएगा कि a प्लस बी का जो होल क्यूब हमको 9th क्लास में रटाया गया था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, वो ऐसा क्यों हुआ, उसके अंदर वही 4 टर्म क्यों आई, वो बाइनोमियल थ्योरम में सिखाया जाएगा हमको। लेकिन उसको ओपन करने के लिए बाइनोमियल को आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, कॉम्बिनेशन की, एनसीआर की जरूरत वहां भी पड़ेगी। तो क्यों ना इन प्रॉपर्टीज को ठीक तरीके से कर लेते यार, क्योंकि इसका इस्तेमाल हमें अगले चैप्टर में आना ही आना है। ओके ठीक है जी, ये हो गया थर्ड प्रॉपर्टी। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी। अभी ध्यान रखना, मुझे दो बातें जाननी है, पास्कल ट्रायंगल और वो 5c3 की वैल्यू 5c2 के इक्वल कैसे होती है। ओके हाँ जी, फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी में हमारी दो वैल्यू ऐड होती हैं, एनसीआर माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। ये तुम्हारे लिए थोड़ी सी भयानक है। देखो जरा कंपैरिजन करो, हो क्या रहा है, परिवर्तन क्या हुआ, इन दोनों में क्या कंपैरिजन है तुम्हारे हिसाब से? ऊपर वाली दोनों वैल्यू सेम है, नीचे वालों में जो यहां पर वैल्यू थी उससे एक कम यहां पर है, एक कम। तो रिजल्ट क्या आया, ऊपर वाली एक बढ़ गई और नीचे वाली वो वैल्यू आई जो दोनों में ज्यादा थी, पहले बाद में नहीं, ज्यादा। क्योंकि ये वाला यहां भी तो मिल सकता है, लिखा हुआ तुम्हें क्वेश्चन में। तो इस तरीके से करो कि अगर आपको दो n ऊपर सेम मिले प्लस के साथ, दो कॉम्बिनेशन मिले और ऊपर वाली दोनों वैल्यू सेम मिले और नीचे कॉन्जिक्यूटिव हो, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 4 हो, या तो फिर यहाँ 6 हो, तो आप इन दोनों की जगह पर ऊपर वाली एक वैल्यू को बढ़ा के, तो ये r हो जाएगा ना, फिर ये r माइनस 1 हो जाएगा उसमें। मैं कहता रहा हूं ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव मिलने चाहिए, ये तो 5 और 4 मिल जाए या 5 और 6 मिल जाए। ओके, तो इक्वल वाला क्या हो जाएगा, ऊपर एक बढ़ जाएगा और नीचे वाली वैल्यू वो आएगी जो ज्यादा थी। क्वेश्चन करें इसका, एक बोर्ड साफ करना पड़ेगा लेकिन उसके लिए पहले। लो भैया है क्वेश्चन एक, क्या कह रहे हैं, हमें तो कतई भी आइडिया नहीं लग रहा कि इसमें ये प्रॉपर्टी कहां लगती हुई दिख रही, दिखेगी अभी दिखेगी। ये क्वेश्चन ना कुछ इस तरीके से है जैसे हमारे वाईफाई के सिग्नल नहीं होते, पहले स्टेप में इतना होगा, अगले में इतना, उसके अगले में इतना, उसके अगले में इतना, और लास्ट में केवल एक वैल्यू बचेगी, जे कैप। जे कैप कहां है, जे तो केवल जे कैप थोड़ी, वेक्टर थोड़ी चल रहा है यहाँ। इसका मतलब पता है हमें समीशन का, बिल्कुल जे की वैल्यू 1 से लेके 5 तक इसमें पुट करनी है और वो सारी प्लस कर देनी है, बस पता है तो हमें। चलिए शुरू करते हैं, अभी प्रॉपर्टी नहीं लग रही, पहले यहां वैल्यू पुट करते हैं, कुछ 4-5 टर्म्स आएंगी, फिर उनको सिंप्लीफाई करने में इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो पहले तो 47C4 ऐसे कैसा, यहां पर जे की वैल्यू 1 डालूं तो क्या बन जाएगा, ये C3 प्लस, फिर जे की वैल्यू 2 डालेंगे तो फिर यहां तक जब 5 डलेगी वैल्यू 5, 52 माइनस 5 47C3, यहां तक चलेगा नहीं चलेगा क्वेश्चन, ये बताओ। अब ये देखो कुल मिला के 6 टर्म्स हैं, इन 6 को सिंप्लीफाई करने के लिए वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन ढूंढो ये वाली चीज कहां पर है, ऊपर के दो सेम और नीचे के दो कॉन्जिक्यूटिव, ढूंढो किस किस में। फर्स्ट और लास्ट में ऊपर की दो वैल्यू सेम है और नीचे वाले कॉन्जिक्यूटिव हैं, तो क्या हम इसमें और इसमें लगा सकते हैं फॉर्मूला? देखो ध्यान से, ऊपर वाले दोनों सेम, नीचे वाले में एक r तो अगला r माइनस 1, तो r कौन सा है इन दोनों में, 4 वाला, तो अगला देखो 3 है ना, तो वो r माइनस 1 कहलाएगा। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करके हम ये लिख सकते हैं, यानी ऊपर वाले को एक बढ़ा दें 48 कर दें और नीचे वाले में ज्यादा वाला, हाँ या ना, इन्हें उतार दो अब, 51C3 प्लस 50C3 प्लस 49C3 48C3। अब फिर देखो
इस प्रॉपर्टी को लगाने के लिए कौन सी दो वैल्यू सेम दिख रही है? देखो किस किस में, फिर से फर्स्ट और लास्ट में है दोनों सेम ऊपर वाले, और नीचे वालों में आर ये लग रहा है और वो R-1 लग रहा है ना? तो इन दोनों को सॉल्व करके ऊपर वाली वैल्यू बढ़ जाएगी एक 49C4 और 51C3, 50C3, 49C3, हाँ है ना? अब फिर बताओ किस किस में लग रहा है ये वाला फॉर्मूला? ऊपर वाली वैल्यू सेम, फिर से फर्स्ट और लास्ट में, तो ऊपर वाली वैल्यू बढ़ जाएगी, नीचे वाली 4, साथ में 51C3 और 50C3। फिर बताओ किस किस में लग रहा है ये फॉर्मूला? फर्स्ट एंड लास्ट में, ऊपर वाली वैल्यू बढ़ जाएगी और नीचे वाली ऐसे की ऐसी। फिर से बताओ, अब तो दो ही है बस ये, और इन दोनों में लग रहा है देखो ऊपर वाला सेम है, नीचे ये, यानी इन दोनों से क्या बनेगा? ये आंसर है इसका। कहा था ना मैंने, वाईफाई कैसा देखो, एक एक कम एक कम एक कम एक कम करते करते लास्ट में केवल एक बची वैल्यू। इस पूरे की सिंप्लीफाइड वैल्यू ये है, और इसको सॉल्व करना हमें आता है। नीचे देखो 4 है तो 1 के पास ही ये वैल्यू हो, पहले क्या आएगा 52/4, फिर 51/3, फिर 50/2, 49/1, बस 52, 51, 50 और 49, हाँ 49 तक जाएगा। किस फॉर्मूले से? हाँ, क्या है प्रूव करने को? आप यहां पर वैल्यू डालो और या फिर इसको सॉल्व कर लो, वो आ जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। फिर ये क्वेश्चन वो बन जाएंगे ना प्रूफ दैट वाले, परम्यूटेशन अभी तो किए थे हमने, आर वाले और एन वाले क्वेश्चन प्रूफ कुछ सही है प्रॉपर्टी वाली। अब अगली प्रॉपर्टी लिखते हैं, कितनी 4 हो गई ना, पांचवी लिखते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी हमें बहुत हेल्प करती है जेडब्ल्यू मेंस के क्वेश्चन करने में। कैसे देखते हैं? जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी होंगी उतनी ज्यादा हेल्प मिलेगी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब मेरी फेवरेट तो वही वाली है जो नीचे वाली वैल्यू 1 के पास होती है। फैक्टोरियल वाले फॉर्मूले खोलने से बच जाते हैं, जगह जगह फैक्टोरियल बनाते रहो, फैक्टोरियल बनाते रहो, सीधे ऊपर भी कम करो नीचे भी कम करो, इंटू करते करते 1 तक पहुंच जाओ बस। जो अगली हो गया, मिटा दो इसको। मैंने आपसे ये कहा था कि कॉम्बिनेशन 2 ट्रेंड में खत्म कर लेंगे। एक आज का ट्रेंड चल ही रहा है, इसमें हम सारे फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन कर लेंगे प्रॉपर्टी बेस्ड, और अगले वाले में हम सारे लैंग्वेज वाले खत्म कर लेंगे। उसके बाद का एक ट्रेंड छोड़ेंगे हम, किसके लिए? एनसीईआरटी के क्वेश्चन के लिए। नमस्कार मैम। पूरे एक ट्रेंड में एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन निपटा देंगे, मैंने पहले भी कहा था, बड़े मजे में खत्म हो जाएंगे, हो सकता है टाइम बच जाए बहुत सारा। इफ लिखिए लिखिए, इफ प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ स्मॉल n यानी n इज एन इवन नेचुरल नंबर, if n is an even natural number, then the greatest of the values nc0, nc0, nc1, nc2 dash 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 up to ncn, ये पूरी सीरीज हो गई ना एक। इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है वो होती है इज, लिखो इज ncn/2, ऐसे ncn/2 सबसे बड़ी वैल्यू। यस, अभी चलेगा पता। अगली प्रॉपर्टी लिखो, ये तो इवन के लिए था ना, इवन के लिए, अगर n इवन है तो अगला लिखो, इफ n इज ऑड नेचुरल नंबर, इफ n इज ऑड नेचुरल नंबर देन द ग्रेटेस्ट ऑफ द वैल्यूज, फिर वो लिखो nc0, nc1, nc2 डैश 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 अप टू ncn, ncn-1/2 और ncn+1/2। ये दोनों सबसे बड़ी वैल्यू होती हैं फिर उसमें, मतलब एक नहीं होती वैल्यू, ऑड वाले केस में 2 होती हैं। ओके, अगर ये बात हमको ध्यान रही तो बहुत सारे क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं जो बड़े मजे में टिक से हो जाते हैं केवल। अगर मैं बात करूं 5 से शुरू होने वाले नंबर की, तो क्या होगा? 5C0 हो सकता है, NC0 दिख गया ना। अगला क्या होगा? 5C1, 5C2, 5C3, 5C4 एंड 5C5। क्या इससे आगे जा सकता है ये? क्यों 5C6 नहीं हो सकता क्या? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू ज्यादा नहीं हो सकती। सही बात है। अब इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू हमने देखा था n, ऑड है ना इस वक्त,
ऑड वाले केस में ये था नीचे वाले, यानी दो वैल्यू मैक्सिमम होंगी, देखो कौन सी है, एन सी एन माइनस वन बाई टू, यानी 5, ये रहा 5c 5 माइनस वन 4/2, यानी 5c 2। ये वाली वैल्यू सॉल्व करने पर सबसे ज्यादा आएगी, और देखो 5 + 1 6/2, यानी ये वाली वैल्यू सॉल्व करने पर सबसे ज्यादा होगी। कैसे देखें, इसकी वैल्यू सॉल्व करें ना 5c0 की, जब भी कॉम्बिनेशन के बेस में 0 हो, सॉल्व करने पर वैल्यू 1 आती है फॉर्मूले से। तो जब कुछ लेंगे नहीं तो एक ही तरीका है बस, वो 5c0, जब भी बेस में 0 होगा तो वैल्यू 1 हुआ करेगी। ये ध्यान रखनी है आपको बात, ये वाली खास तौर पे, सुन रहे हो। इससे पहले मैंने परमुटेशन में भी एक बात बोली थी याद रखने के लिए फॉर्मूले में, कौन सी थी वो, 0 फैक्टोरियल तो 1 होता ही है। एक और बोली थी परमुटेशन के फॉर्मूले में, जब भी 5p5 होगा तो उसे 5 फैक्टोरियल बोला जाता है, सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलती है उससे। ऐसी जब भी बेस में 0 मिलेगा, इस पूरे की वैल्यू 1। ओके, जब भी बेस में 1 मिलेगा, इस पूरे की वैल्यू वही आएगी जो ऊपर होती है, सॉल्व करने के बाद होता है ये वैल्यू ध्यान रहेंगी। तो फिर वही बोल रहा हूं, अगले चैप्टर में यानी बाइनोमियल थ्योरम में बहुत हेल्प मिलेगी हमको, बार बार सॉल्व नहीं करने पड़ेंगी वैल्यूज। बाइनोमियल थ्योरम में अगर ये 5 है तो ये सारे इस्तेमाल होते हैं फिर एक ही क्वेश्चन के अंदर। अब एक ही क्वेश्चन के अंदर ये सारे इस्तेमाल होंगे तो आपको पता होना चाहिए ना, बार बार थोड़ी सॉल्व करेंगे इसको 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 इसको। ओके, जब भी बेस में 0 तो वैल्यू 1, जब भी बेस में 1 तो वैल्यू जो ऊपर है वो। 5c2 की वैल्यू सॉल्व करके देखो 10 आ रही है क्या, 5c3 की भी 10, 5c4 की 5, 5c5 की 1। ये धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगी सॉल्व करते करते। ठीक है, अब चेक करो, ये 1 2 3 4 5 6 वैल्यू थी, इन 6 में सबसे बड़ी वैल्यू ये दोनों नहीं आई बीच वाली, इन 6 में सबसे बड़ी वैल्यू ये दो ही तो आई जो हमें बोली गई थी। अजय भाई साहब समझ में आ गया क्या मतलब है स्टेटमेंट जो लिखी हमने उसका, अभी ऊपर स्टेटमेंट लिखी थी ऑड वाली, तो ऑड वाली स्टेटमेंट ये तो थी, तो उनमें सबसे बड़ी वैल्यू दो निकली है क्योंकि दो लिखे थे हमने। अब वही चीज इवन हो, अगर 6 होता है यहाँ पर 6, क्यों भाई, अगर ये होता 6, 60 61 62 63 64 65 66 तक जाता हो, उन सब में सबसे बड़ा होता 6c6/2, यानी 63 वाली वैल्यू सबसे बड़ी वाली आती है। चल के पता है इस प्रॉपर्टी का मतलब, जब ऑड होगा n तो दो वैल्यू मैक्सिमम हुआ करेंगी, और जब n इवन होगा सबसे बड़ी एक ही वैल्यू होगी। आपने ये बात नोट करी, ये बात नोट करी आपने कि इस कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलाज में ये दो वैल्यू सेम है, ये दो सेम है, ये दो सेम है। ये उसी प्रॉपर्टी की वजह से है। कौन सी वाली, थर्ड नंबर पे लिखी थी आज, देखो जरा पलट के, कौन सी थर्ड नंबर पे थी, NCR इज इक्वल टू NC n माइनस आर वाली। इसी प्रॉपर्टी की वजह से पहले वाला लास्ट के इक्वल है, चेक करो जरा एक बार, ये NCR है, अगर ये NCR है तो आर की वैल्यू 0 है ना, देखो अभी NC 5 माइनस 0, यानी 5C 5 माइनस 0 क्या होगा, 5C 5 हो गई नहीं वैल्यू, होगी सेम। चिराग चला पता तो कुछ पूछ रहा था ना उस देर पहले, सबसे पहले कि वैल्यू क्यों सेम है ये। तो जब भी हम कॉम्बिनेशन खोलते हैं, जब भी हम कॉम्बिनेशन खोलते हैं, ऊपर वाली वैल्यू जो भी हो, 6 हो 7 हो 10 12 जो भी हो, आप उसकी पूरी सीरीज ऐसे खोल सकते हो ना, उस पूरी सीरीज में वैल्यू सबसे पहले वाली और लास्ट वाली इक्वल होगी इस प्रॉपर्टी की वजह से, सेकंड वाली सेकंड लास्ट की इक्वल होगी, थर्ड वाली थर्ड लास्ट की इक्वल होगी, फोर्थ वाली फोर्थ लास्ट की इक्वल होगी। और अगर इवन टर्म्स है, यानी कि जो है इसमें कितनी टर्म है, देखो 2 2 4 2 6 टर्म है, तो इसमें तो ये दोनों इक्वल हो गई, ये दोनों इक्वल हो गई, ये दोनों इक्वल हो गई। लेकिन मान लो ऐसा होता है कि यहाँ पे 7 टर्म्स होती, तो ये दोनों इक्वल होती, ये दोनों इक्वल होती, ये दोनों इक्वल होती है, जो बीच में एक बचती वही कहलाती मैक्सिमम वैल्यू। और वो किस केस में होती है समझे, 60 की करोगे शुरुआत तो 66 के इक्वल होगी, 61 वाली 65 के इक्वल, 62 वाली 64 के इक्वल, 63 बच जाएगा, नहीं बच जाएगा बीच में एक अकेला, अकेला बचेगा ना एक, तो वही तो मैक्सिमम होता है जब इवन होता है, तो ये 6 चल गया पता क्यों पहले वाली वैल्यू लास्ट के इक्वल होती है। बाइनोमियल थ्योरम में बहुत हेल्प होगी इसकी। बाइनोमियल थ्योरम में अगर आपको किसी एक्सप्रेशन की, मैंने लिखा था ना a प्लस बी की होल पावर 7 भी खोलने को दे देंगे, वो a प्लस बी तूने पढ़ लिया, हो रहा है शुरू, खत्म भी कर दिया, a प्लस बी की होल पावर 7 मिल गई ना अगर 7, तो इसको भी ओपन करने को बोला जाएगा, और 7 का मतलब है ये n 7 हो जाएगा, तो 7C0
7C1 7C2 कितने आएंगे बताना जरा, ये कितने हुए, कितने फिर ये 8, क्योंकि जीरो वाला भी है ना, तो 8 टर्म्स आएंगी उसमें, 8। ठीक है ना। उन 8 में हमें ये सारी वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो मुद्दे की बात यही है कि हम शुरू की 4 तो सॉल्व करेंगे बस, वो 4 तो रिपीट होंगी बाद वाली। पहले वाली को लास्ट वाली के इक्वल लिखेंगे बिना सॉल्व करे, सेकंड वाली को सेकंड लास्ट के, थर्ड वाली को थर्ड लास्ट के, फोर्थ वाली को फोर्थ लास्ट के। ओके, तो शुरू की 4 सॉल्व करेंगे और 4 अपने आप लिखेंगे। हम शुरू की 4 कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले सॉल्व करने के बाद के 4 वालों में फिर से फॉर्मूले नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है जो शुरू की 4 होंगी वही लास्ट की 4 होंगी। लेकिन ये पता होना चाहिए शुरू की 4 लास्ट की 4 इक्वल कैसे होती हैं। ऐसा नहीं कि ये पहले वाली वैल्यू फिर 7वें नंबर पे आती है ना, पहले वाली लास्ट वाले इक्वल होगी, सेकंड वाली सेकंड लास्ट के, थर्ड वाली थर्ड लास्ट के, फोर्थ वाली फोर्थ लास्ट के। तो कॉम्बिनेशन वाली ये प्रॉपर्टीज यानी ये वैल्यूज हमें बाइनोमियल थ्योरम में भी बहुत हेल्प करने वाली है। ओके, चल गया पता। तो प्रॉपर्टीज तो हमारी इतनी है, प्रॉपर्टीज तो हमारी इतनी है। ठीक है ना। जो पास्कल्स ट्रायंगल के बारे में बोल रहा था ना मैं, उसको बाइनोमियल थ्योरम में ही करेंगे जिक्र, वहां पर भी आएगा सब ये, अभी इसमें देने रखा तो तब कर लेंगे जिक्र, कोई बात नहीं उसकी। ठीक है ना। क्वेश्चन करें अब, कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करें। देखो भाई, पहला क्वेश्चन, एन पी आर की वैल्यू हमको दे रखी है, नहीं, एनपीआर की वैल्यू दे रखी है 720। ठीक है, और हमको एनसीआर की भी वैल्यू दे रखी है 120। हमसे कह रहा है आर फाइंड करिए। तो एक फॉर्मूला था ना ऐसा, एक फॉर्मूला था ना ऐसा जिसमें ये और ये दोनों, अब जिसका फॉर्मूला नहीं मालूम होगा वो पहले इसका फॉर्मूला खोलेगा एनपीआर का, फिर वो एनसीआर का फॉर्मूला खोलेगा, अब फिर दोनों को कंपेयर करके वैल्यू निकालेगा। लेकिन हमें तो पता है फॉर्मूला होता है, क्या था वो, एनसीआर इज इक्वल टू एनपीआर अपॉन आर फैक्टोरियल। हम सीधे इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो एनसीआर कितना है हमारा, एनसीआर 120 इज इक्वल टू एनपीआर ऊपर यानी 720 अपॉन आर फैक्टोरियल। इससे कट गया 6 बार। अब मुझे बताओ आर फैक्टोरियल अगर 6 आ रहा है तो इस 6 को फैक्टोरियल की फॉर्म में क्या लिखते हैं, 3 फैक्टोरियल। तो आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, यानी आर की वैल्यू आ गई 3। आसान है ये, इस फॉर्मूले की वजह से थोड़ा सा जल्दी हो गया। अगर किसी को ये फॉर्मूला ना मालूम हो, किसी को ये फॉर्मूला ना मालूम हो तो कैसे करा जाएगा, पहले इसका फॉर्मूला खोलेंगे फिर इसका फॉर्मूला खोलेंगे, उन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे। अबे यार, ये पिछले जन्म में कराया गया था, पिछले जन्म में। सारा तुझे पता है कब कराया ये फॉर्मूला, कब कराया, नहीं है, थोड़ी देर पहले या कुछ दिन पहले, कब कराया फॉर्मूला ये कॉपी खोल के देख ले। अच्छा गई भाई, देखता क्यों नहीं तू, जहां शुरुआत करी चैप्टर की, जहां कॉम्बिनेशन शुरू करा वहां देख। आज तुझे भी पानी पीना है, पी लिया ना, सारा दिख गया मामला, ये आज ही करा है। ठीक है, बताओ भाई कितनी बुरी हालत हो रही है क्लास की है। लो जी, n+2C8 का रेशियो दिया है हमको n-2P4 के साथ, और ये इक्वल है 57:16 के। ये है क्वेश्चन, ध्यान से देखना, एक जगह पर C है एक जगह पर P है। खोलो फॉर्मूले, इसका फॉर्मूला भी खोलो फैक्टोरियल वाला, इसका भी खोलो फैक्टोरियल वाला, या फिर प्रॉपर्टी वाला खोल लो, तुम्हारी इच्छा है, जैसे मर्जी। कुछ वैल्यूज कटेंगी और एन ढूंढो, जल्दी से बताओ। ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं इसलिए मैं नहीं करा रहा। इनमें रिफिल है या फिर ऐसी पढ़ा है। पहले आया हमारा n+2 फैक्टोरियल, सी है ना, तो n+2 -8 यानी n-6 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल। अब पूरे के अपॉन में n-2 फैक्टोरियल अपॉन ये माइनस ये करा जाए तो n-6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 57/16। तो n-6 फैक्टोरियल से n-6 फैक्टोरियल कट गया। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू गई यहां पर, यानी कि n+2 फैक्टोरियल तो अकेला रहेगा, अपॉन में आएगा n-2 फैक्टोरियल इंटू में 8 फैक्टोरियल 57/16। पहुंचे यहां तक, पहुंच गए। परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, n-r
तो ये फैक्टोरियल अपॉन ये माइनस ये करेगी तो n-6 नहीं बनेगा। ऐसे कॉम्बिनेशन का मामला लगा। क्या था कॉम्बिनेशन का मामला? ये फैक्टोरियल और अपॉन में ये माइनस ये भी होता है, तो +2 और -8 -6 बनेगा। फॉर्मूले भूल गई क्या प्रॉपर्टी पढ़ते पढ़ते? हाँ, तो n-6 बन गया वो। मैंने कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाई, मैंने सिंपल फॉर्मूला लगाया कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन का, ये बन गया। अब इसको ओपन करते करते यहां तक पहुंचे या इसको ओपन करते करते यहां तक? n-2 को क्यों करेंगे ओपन? n-2 करेंगे क्यों? है भाई चिराग, तुझे समझ नहीं आ रहा कि n-2 को ओपन करते करते यहां तक कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि यहां कर ही नहीं सकते, इसको ओपन करते करते यहां तक पहुंच सकते हैं। मैं दोनों चीजें इसलिए पूछ रहा हूं। तो इसको ओपन करते करते नहीं पहुंचेंगे, बड़े वाले को ओपन करते करते छोटे तक पहुंचते हैं। और ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ये, तो इसको ओपन करते करते यहां तक पहुंचेंगे। क्या दिखेगा? पहले n+2 आएगा खुद, फिर n+1 आएगा, फिर n आएगा, n-1, अगला नंबर आता है n-2 फैक्टोरियल का, वो इससे कट जाएगा। अपॉन में क्या बचा? 8 फैक्टोरियल, उसे भेज दिया इस तरफ, 57/16 के इंटू में 8 फैक्टोरियल। ओके, अब इसको सॉल्व करने का तरीका कोई याद दिलाएगा मुझे? क्या था? कॉन्जिक्यूटिव है, देखो 1 2 3 4, ये चारों कॉन्जिक्यूटिव हैं, तो इनको सिंप्लीफाई कर ले जाए। 8 फैक्टोरियल खोल लेते हैं, 8 7 6 5 4 3 2 1 तक, 8 और 2 कट जाएंगे 16 से, डिनोमिनेटर गायब। और ऊपर वाली वैल्यूज के जो बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, उन बहुत सारों को तोड़ेंगे कितनों की फॉर्म में? केवल 4 फैक्टर्स की फॉर्म में। और वो 4 फैक्टर कैसे होने चाहिए? कॉन्जिक्यूटिव, ताकि कंपैरिजन किया जा सके। आया याद कुछ? करो सॉल्व, इसको ओपन करो और डिनोमिनेटर हटाओ, फिर जो यहाँ की वैल्यू बचेंगी और ये बचेगा, क्योंकि ये होता है 19 3 बात समझ में आ रही है? अगर ये 19 3 होता है तो उसमें 19 प्राइम नंबर होता है, तो वो फर्दर डिवाइड नहीं होगा। तो एक फैक्टर, जो यहाँ पे 4 फैक्टर आने हैं उनमें से एक तो 19 पक्का है, तो सारे उसके अगल बगल वाले होने चाहिए। 19 20 21 22 17 18 19 20 ऐसे करके 4 ढूंढो कौन से आ रहे हैं फैक्टर यहाँ पर। n-2 भी आता, वो कट गया नीचे वाले से। प्रैक्टिस ना करने का नतीजा है कि तेरे से हो नहीं रहा कुछ। पहले शादी थी, फिर तो कहीं घूमने चला गया था, और फिर तेरा एग्जाम आ गए। ये भी जरूरत है, यहाँ से ही कह रहा तू करेगा ये भी, अगर चिंता होगी तो करेगा, बीच में से करूंगा। तो टाइम निकालो और करो, देखो कौन से पार्ट में है वो वीडियो देखो उसकी, इससे पहले कि हाफ ईयरली में तुम डब्बा गुल करो अपने इस टॉपिक का, देख लेना। तुम्हारे शिफ्टडेल में यहीं तक आ रहा, बस एक टाइम था तो शिफ्टडेल में ना 10 चैप्टर आया करता था हाफ ईयरली में, है ये 7th है। नई बुक का 7th नहीं, पुरानी का 7th है ये तो कह रहे हैं यहीं तक आ रहा है इस चैप्टर तक, लेकिन हमें नहीं फर्क पड़ता, हम तो आगे बढ़ेंगे। बता रहा हूँ कुछ साल पहले तक शिफ्टडेल वाले हाफ ईयरली में 10 चैप्टर तक दिया करते थे, स्ट्रेट लाइन तक हाफ ईयरली में। शिफ्टडेल वाले अभी भी कुछ भी कर देंगे, कब पता नहीं चलने का, तुम्हें पलक झपकी और 2 चैप्टर साफ। मुझे उनकी काबिलियत पे पूरा यकीन है। इसके फैक्टर बताओ मुझे क्या आ रहे? 4 18 19 20 21, 4 होगा कॉन्जिक्यूटिव। तो लिखे पहले यहां पर n+2 बड़े वाला है, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो इक्वल में भी हम उसी तरीके से लिखेंगे। सबसे बड़ा पहले 21 सबसे पहले, फिर 20, फिर 19 और फिर 18। आया ध्यान तरीका? सारांश को नहीं बताया तरीका। सारांश तुझे ये चीज समझ आ गई कि ये कॉन्जिक्यूटिव है? कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक वाले चल रहा है, तेरे को पता? इन सब में 1 1 का अंतर है बस। तो इधर भी हमको जो ये वैल्यूज थी, इनके सारे फैक्टर कर लिए, बहुत सारी वैल्यूज आ गई, उनकी पेयरिंग करनी है। और पेयरिंग भी 4 आनी चाहिए, जैसे यहाँ 1 2 3 4 है, तो 4 पेयरिंग करनी है। वो 4 भी कॉन्जिक्यूटिव करनी है। उन कॉन्जिक्यूटिव में जब हमने इसको सॉल्व करा तो 19 मिला था हमको, 19 प्राइम नंबर होता है। जब 19 मिल गया, यानी जो 4 फैक्टर मिलेंगे वो 19 के आसपास वाले मिलेंगे, इसलिए हमने सारी वैल्यू को तोड़ना जोड़ना शुरू करा। एक 19 है, तो जब मल्टीप्लाई करी तो एक 20 मिल गया, 18 भी मिल गया, ऐसे 21 भी मिल गया। 4 मिलेंगे तो बहुत सारे, हमें उनकी पेयरिंग करके 4 के फॉर्म में लाना है बस। और वो 4 भी 19 के अगल बगल वाले होने चाहिए। और फिर यहां देखा सबसे बड़ी वैल्यू सबसे पहले है, तो उन चारों में भी सबसे बड़ी वैल्यू सबसे पहले लिखो सबसे पहले। अब करो कंपैरिजन। इसको जब तोड़ा ना तो 19 3 होता है ये, तो 19 मिल गया, और 19 अपने आप में प्राइम नंबर है, तो यानी इससे चल गया पता कि सारे नंबर 19 के अगल बगल वाले ही होंगे, 19 फर्दर टूटेगा तो है नहीं। तो आइडिया मिल गया एक
ठीक है, तो क्योंकि ये पहले वाली वाली सबसे बड़ी है, तो यहां पर सबसे बड़ी को पहले रखो और फिर बस पहले वाली को पहली से ही कंपेयर कर लो। तो n की वैल्यू यानी n+2 को अगर 21 के इक्वल किया जाए 19 आ गया ना n की वैल्यू। ऐसे ही आप दूसरे वाले को दूसरे से करोगे तब भी 19 ही आएगा n, तीसरे को तीसरे से करो 19 ही आएगा, चौथे को चौथे से करो 19 ही आएगा। तो ये आसान तरीका है एक सॉल्व करने का। क्या वो आपकी इच्छा है, सारी मेहनत तो कर चुके जो होनी थी, आगे करें अगला। लिखिए एक और बात है बोल, एक और बात क्यों गए वहां तक लेके, क्योंकि नीचे दिख रहा था छोटा वाला, बड़े वाले को छोटे वाले तक लेके जाते हैं क्योंकि कट जाती है फिर वो। बहुत जरूरत है उस एक वीडियो को देखने की, तो छोटी हुई है तूने। हमें फैक्टोरियल हटाने की नहीं, हटाने क्वेश्चन से तो तभी हटेंगे जब बड़े वाले को सिंप्लीफाई करते करते छोटे तक लेके जाओ। छोटे तक लेके नहीं जाएगा तो घटते घटते वो 5 4 3 2 1 तक आएगा ही आएगा। इसको भी छोटे वाले को भी सॉल्व करते करते 5 4 3 2 वैसे भी कट रही है वैल्यू, तो इसलिए बड़े वाले को छोटे वाले तक रोक देते हैं। अब देखो, अब एक्सरसाइज जो आएगी ना, एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन भरपूर मात्रा में है, तो मैं आज लगभग 15 क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे वाले सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। वो घर पे करने पड़ेंगे, मैं फिर से करा के टाइम खराब नहीं करूंगा क्योंकि हम पहले ही परम्यूटेशन में वाले कर चुके हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट वहां पर अप्लाई कर चुके हैं। तो अब लैंग्वेज वाले शुरू करते हैं। लिखिए हमें अगले टर्न पे कोशिश करना जब तक खत्म कर देने से। 6 पार्ट वीडियोस के आ चुके हैं ऑलरेडी, 2 और यानी 8 टर्न। 8 टर्न का मतलब 2 हफ्ते चल रहा है लगभग चैप्टर। ये बहुत होते हैं चैप्टर के लिए 2 हफ्ते, उनको ज्यादा लगेंगे जो एनसीईआरटी करना पसंद करते हैं केवल। लेकिन हमारा इरादा होता है कि हमें बच्चे को एनसीईआरटी नहीं करानी, केवल हमें उस चैप्टर की उसको वो बताना है कि उस चैप्टर में कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे तरीके के आपको करवा दिए गए हैं। इफ देयर आर, अब फिर से लैंग्वेज वाले क्वेश्चन चालू हो गए, ठीक है ना। इफ देयर आर 12 पर्सन इन ए पार्टी एंड इफ ईच टू ऑफ देम एंड इफ ईच टू ऑफ देम shake hands with each other, comma, how many handshakes happen in the party। दो ने नहीं, हर व्यक्तियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाए, मतलब दो व्यक्ति मिलके जो हैंडशेक करते हैं तो उसे एक काउंट किया जाता है ना। 12C6 क्यों? क्या आप ये पता लगा पा रहे हो कि इस क्वेश्चन में परम्यूटेशन का इस्तेमाल नहीं होगा और कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल होगा? बताओ, क्या आपको अंतर चल रहा है क्वेश्चन में पता कि क्यों इसमें हम लोग परम्यूटेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे और कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे? परम्यूटेशन क्या होता, जैसे मान लो एक ए और एक बी, इन दोनों ने हाथ मिलाए, तो परम्यूटेशन में ये दोनों भी हाथ काउंट होंगे ऐसे वाले, और ये दोनों ऐसे चले जाएं, फिर वो हाथ मिलाएं, वो भी काउंट करेगा परम्यूटेशन। तो जबकि हमारे हिसाब से वो दोनों हैंडशेक एक ही माने जाएंगे, परम्यूटेशन के हिसाब से वो 2 माने जाएंगे। तो अब अंतर चलो सोच पा रहे हो कि क्यों इस क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होगा, जबकि कॉम्बिनेशन क्या करेगा, ए और बी चाहे ऐसे खड़े हो चाहे ऐसे खड़े हो, वो इन दोनों के हैंडशेक को एक ही गिनेगा। बस बात समझ में आ रही है? तो कुल मिला के 2 जने जब मिलते हैं तो एक हैंडशेक होता है, ठीक है ना। हमारे पास 12 लोग हैं, तो हैंडशेक करने के लिए रिक्वायरमेंट कितने लोगों की है? लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो क्या अगर 12 लोग अवेलेबल हैं टोटल, उनमें से एक पर्टिकुलर टाइम पे 2 लोग काउंट किए जाएं, तो चेक करो टोटल हैंडशेक निकल के आएंगे कि नहीं आएंगे। टोटल 12 लोग थे, एक टाइम पे कितने चाहिए, एक हैंडशेक के लिए कितने लोग चाहिए? 2। हाँ पहले तूने सही बोला था, लेकिन हम उसे सही मानेंगे नहीं ना, क्योंकि तूने अपना वोट बदल लिया तुरंत। टोटल 12 लोग थे, बात समझ आई ना। टोटल 12 लोग थे, उन 12 में से हमें एक पर्टिकुलर मोमेंट पे कितने लोग चाहिए? 2, क्योंकि उन 2 से मिलकर एक हैंडशेक बनता है। तो 12C2, और इसको सॉल्व करने का तरीका 12/2 11/1, फिर वो कट गया, यानी कि उस पार्टी में 66 हैंडशेक्स होंगे। ओके, लिखिए अगला क्वेश्चन। और ये भी हमको चल गया पता कि इसमें सी का इस्तेमाल क्यों करा गया है। अभी बताया था ना, ए और बी ऐसे और ऐसे दोनों काउंट करेगा परम्यूटेशन। तो लिखिए इन हाउ मेनी वेज, यहां से बेहतरीन क्वेश्चन चालू हो गए, बेहतरीन। इन हाउ मेनी वेज कैन a cricket 11 be chosen 11
playing 11 be chosen out of a batch of 15 players, out of a batch of 15 players, if first part, there is no restriction on the selection, कोई भेदभाव नहीं है, there is no restriction on the selection. Second part, a particular player is always chosen, a particular player is always chosen. Third part, a particular player is never chosen, never chosen, a particular player is always chosen. फर्स्ट पार्ट, 15 में से 11 लोग सिलेक्ट करने हैं. क्वेश्चन को देख के चल रहा है पता, चूजन लिखा है, सिलेक्शन लिखा है, यानी क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का ये है. अब वैसे भी जब मैंने आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का डिफरेंस बताया था, उसमें बताया था ना क्रिकेट टीम सिलेक्ट होती है तो कॉम्बिनेशन से होती है, वो है ना. क्रिकेट टीम को सिलेक्ट करने के बाद उनका बैटिंग ऑर्डर डिसाइड करना हो, वो परम्यूटेशन से हो सकता है. पहले इसको खेलना चाहिए या इसको खेलना चाहिए, या इसको नहीं, इसको आगे इसको पीछे होना चाहिए, बैटिंग ऑर्डर उनका वो हो सकता है अरेंजमेंट परम्यूटेशन से, लेकिन टीम का सिलेक्शन तो कॉम्बिनेशन से ही होगा. चलिए पहला पार्ट, 15 में से 11 सिलेक्ट करने हैं जब कोई भेदभाव ना हो, तो कैसे करे जाएंगे? 15C11, कोई भेदभाव नहीं, कोई भी 15 में से कोई भी 11 आ जाएंगे. और इसको सॉल्व करने का तरीका, इसको हम 15C4 लिख सकते हैं. 15C 15 - 11 4. और इसको सॉल्व करने का तरीका पता है, 15/4, 14/3, 13/2, 12/1. तो 4 3 12, ये कट गया, और 2 से कट गया ये 7 बार. 13 7 91, यानी कि 15 × 91 कर लेना, अपने आप आंसर आ जाएगा. सेकंड पार्ट, एक पर्टिकुलर प्लेयर को हमेशा चूज किया जाए, यही है ना सेकंड पार्ट, है ना. अब तो मुझे बताओ, 15 खिलाड़ी खड़े हैं उस तरफ. अजय भाई साहब इस पे टाइम ना खराब करो, ये सवाल तो अपने आप भी कर सकते हो. 15 खिलाड़ी खड़े हैं इधर, और सिलेक्शन कमेटी यहां बैठी है. सिलेक्शन कमेटी ये कहती है कि वो प्लेयर जो है वो तो सिलेक्ट होना ही होना है. तो क्या करेंगे पहले हम, सबसे पहला काम क्या करेंगे फिर, जिसको सिलेक्ट होना ही होना है एक को, है ना, उसको तो फिक्स कर देंगे कि भाई तू उठ के यहां से 11 में आ जा पहले ही. अब बताओ कितने में से कितने ढूंढने पड़ेंगे फिर, 14 में से कोई 10 ढूंढने पड़ेंगे. आ गया. जिसको पहले से ही कन्फर्म है कि इसका सिलेक्शन हो ही गया, उसके लिए क्यों गेम खेलेंगे हम ये कॉम्बिनेशन वाला, उसे तो पहले उठा के कह देंगे भाई तू इधर आ जा. अब टोटल 14 में से कोई 10 चाहिए होंगे, बस सॉल्व अपने आप कर लेंगे. हाँ 14C4 कहेंगे इसको हम, और सॉल्व कर लेंगे अपने आप. अब थर्ड केस बताओ, एक पर्टिकुलर प्लेयर इज नेवर चूजन. अब 15 खड़े हैं इस तरफ, कमेटी ने पहले ही बोल दिया कि वो व्यक्ति जो है वो टीम में नहीं चाहिए. तो क्या बोलोगे इस बार उसको, भाई तू उठ के ग्राउंड के बाहर हो जा, रास्ता ना आप. सही बात है. तो क्या करना पड़ेगा फिर, अब 14 लोग अवेलेबल हैं, उनमें से कोई 11 करने पड़ेंगे सिलेक्ट. 11 हो गया, हमारा 10 था. आई बात समझ में कि जब एक पर्टिकुलर प्लेयर सिलेक्ट हो ही चुका है तो कैसे होता है, एक पर्टिकुलर सिलेक्ट को बाहर ही कर दिया तो क्या करना होता है. आगे लिखे अगला, अ कमेटी ऑफ, ये कमेटी क्रिकेट टीम वाले क्वेश्चन ये कंफर्म आते हैं एग्जाम में. तो मतलब 15 थे, 15 की टीम थी जी, वहां पे कहीं लिखा हुआ नहीं आएगा ये परम्यूटेशन का है कि कॉम्बिनेशन का है. इसीलिए तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जब भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन लिखवा रहा हूं आपको अंतर समझा दूं, ताकि चले पता वहां पर. नहीं देखो मैं कह रहा हूं ना, कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन में मोस्टली जो पूछे जाते हैं वो कमेटी वाले होते हैं, क्रिकेट टीम वाले होते हैं, चलता है पता देख के कॉम्बिनेशन वाले हैं. अब बाकी जब भी वो बोलेगा अरेंजमेंट वाले, चलेगा पता अरेंजमेंट तो परम्यूटेशन होता है. बाकी अभी हम इनके मिक्स्ड वाले भी करेंगे, मिक्स्ड, जिन्हें मिक्स्ड होगा उसमें बोलेगा पहले वो, पहले सिलेक्शन करो फिर अरेंजमेंट करो, चलेगा पता. अभी लिखिए, अ कमेटी, COMMI और फिर EE, आती है स्पेलिंग सबको, ठीक है. अ कमेटी ऑफ 12 इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 women and 8 men. ऐसे लिख लो, 9W 8M. कितने हो गए टोटल, 17. इस 17 में से 12 की कमेटी बननी है, ठीक है. ओके लिखिए आगे, इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन इफ, इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन इफ एटलीस्ट 5 women
एटलीस्ट 5 women हैव टू बी इंक्लूडेड इन अ कमेटी। कम से कम 5 वुमेन तो कमेटी में होनी ही चाहिए 12 में से। ओके, क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट पार्ट लिखो अब। एक तो यही हो गया, इन हाउ मेनी वेज एटलीस्ट 5 वुमेन आर इन मेजोरिटी। इसके बाद फर्स्ट पार्ट है वुमेन आर इन मेजोरिटी, कितने केसेस में वुमेन मेजोरिटी में रहेंगी। सेकंड पार्ट मेन आर इन मेजोरिटी। करें इस एक क्वेश्चन से कॉम्बिनेशन में आने वाले कमेटी वाले क्वेश्चन, ग्रुप वाले क्वेश्चन हम सारे समझ जाएंगे। चलिए केस बनाते हैं। पहला केस बताइए। उसने कहा कम से कम 5 वुमेन होनी चाहिए, इसी बात से शुरुआत करते हैं। 5 वुमेन ले लो, तो कमेटी 12 की पूरी करनी थी, तो 7 मैन होनी चाहिए फिर, या तो ये वाला केस होगा। अब एटलीस्ट 5 वुमेन बोला था, मतलब 5 से ज्यादा भी हो सकती है ना फिर। तो एक केस बनाया हमने 6 वुमेन का, तो अब मैन कम हो जाएंगे ना, हाँ है ना, करने तो 12 ही टोटल। ठीक है जी। थर्ड केस बताओ क्या होगा। 7 हो अगर वुमेन तो 5 मैन। अगला 8 हो वुमेन तो 4 वुमेन। देखो टोटल वुमेन 9 है, तो एक केस और हो सकता है बस। 9 हो वुमेन तो होंगे मैन। इन 5 के अलावा और केस कोई संभव नहीं है। 10 वुमेन वाला लेते, लेकिन टोटल वुमेन 9 थी, इसलिए आगे जा ही नहीं सकते हम। क्या इसमें कोई समस्या किसी को? तो तुम्हें क्या लगता है बस यही आंसर होगा? चलिए सॉल्व करते हैं। बताइए 5 वुमेन कैसे सिलेक्ट होंगी? 9 में से 9C5, 9C हर तरीकों से, और 7 मैन 8 में से 8C7। बीच में क्या लगाऊं इसके, प्लस या मल्टीप्लाई? जब हमें ये भी चाहिए हो और ये भी चाहिए हो तो कैसे मल्टीप्लाई होता है, और ये दोनों ही चाहिए क्योंकि 5 7 12 तब होंगे। अगर यहाँ प्लस लगा दिया ना, तो या तो ये 5 औरतें आएंगी कमेटी में, या फिर ये 7 आदमी आएंगे कमेटी में। 12 ही कमेटी नहीं होगी, फिर 0 ही मिलेंगे तुझे। जब क्वेश्चन ने बोल दिया कम से कम 5 औरतें होनी चाहिए, तो 7 आदमी को क्या करेगा फिर? ठीक है जी। अगला बताओ, ये वाले में 9C6 इंटू 8C6, इस वाले में 9C7 इंटू 8C5, इस वाले में 9C8 इंटू 8C4, इस वाले में 9C9 इंटू 8C3। बोलिए, है ना? सॉल्व करने में देर लगेगी ना थोड़ी सी, ऐसे ही होते हैं क्वेश्चन ये। अब मुझे ये बताओ, क्या आपको लगता है एक पर्टिकुलर मोमेंट पे जब ये वाला केस अप्लाई हुआ होगा, उसी टाइम पे ये वाला भी हो गया होगा, उसी टाइम पे ये वाला भी, ये वाला भी, तो फिर या तो ये केस बना होगा 12 कमेटी का, या ये, या ये, तो इन सब के बीच में प्लस लगेंगे। अब क्या भाई जी, क्यों नहीं लिया? क्योंकि वुमेन 9 थी ना, तो 10 वाला तो केस आ ही नहीं सकता था। समझ में आया प्लस क्यों होगा? क्योंकि या तो इस तरह से 12 बनेंगी, या इस तरीके से जब या वाला केस आता है तो कोई एक ही केस बनता है, प्लस लगता था। तो तुम करोगे अपने आप, अब इसकी वैल्यू को सॉल्व करोगे, प्लस करोगे इसमें, प्लस करोगे इसमें, प्लस करोगे इसमें, प्लस करोगे इसमें। आंसर देखो कर रखा कैसे सॉल्व, 6062। इस पूरे को सॉल्व करके जो आ रहा है 6062 है। इतने सारे तरीकों से हम कमेटी बना सकते हैं। ओके, अब आते हैं पहले पार्ट में क्वेश्चन के। क्या बोला? इनमें से कितने तरीकों में वुमेन मेजोरिटी में? देखो वुमेन यहाँ पे 5 क्या है, वुमेन 7 है मैन, तो मैन तो नहीं, वुमेन तो नहीं मेजोरिटी में। यहां पर है, ये नीचे के तीनों केसेस में, नीचे के तीनों केसेस में आएंगे वुमेन मेजोरिटी में। और फिर सेकंड पार्ट पूछा कितने केसेस में मैन मेजोरिटी में है, तो केवल एक इस वाले में। इन दोनों में तो बराबर है ना दोनों, तो ये वाला केस तो किसी में भी नहीं आएगा फर्स्ट सेकंड में। ओके, कर लेंगे पूरा सॉल्व। एनसीईआरटी में बहुत क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे से। कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज में क्वेश्चन ये वाले होते हैं मोस्टली, कमेटी, ग्रुप, ठीक है ना, और पार्टी बनानी है ऐसे करके, अलग अलग क्रिकेट टीम बनानी है ऐसे करके। ओके, लिखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन अ क्रिकेट टीम बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 25 प्लेयर्स, 25 प्लेयर्स, group of 25 players containing 10 batsmen
यानी 10 है हमारे पास बल्लेबाज, कॉमा 8 बॉलर्स, 8 गेंदबाज, कॉमा 5 ऑलराउंडर्स, कॉमा 2 विकेट कीपर्स, क्वेश्चन मार्क। क्या एक कंपलसरी है? बैट्समैन भी होगा ही होगा, बॉलर भी होगा ही होगा, और वो क्या कहते हैं ऑलराउंडर भी चाहिए ही होता है। अभी रुक जाओ, अभी आगे भी है कंडीशन, आगे भी है कंडीशन। अब देखो ये तो है टोटल ऑप्शन, ये है टोटल ऑप्शन। अब अलग अलग कैप्टन पे अलग अलग हिसाब होता है। कोई मतलब जिससे क्रिकेट मैच होने वाला है वो कहता है कि हाँ भाई मुझे ऑलराउंडर ज्यादा लेके जाने हैं इस बार, मुझे कभी कभी बैट्समैन ज्यादा लेके जाने हैं, कभी कभी कहते हैं हमें बॉलर ज्यादा खिलाएंगे इस बार हम। तो डिमांड अलग अलग होती है हर जगह के एनवायरमेंट की, पिच कंडीशन के हिसाब से। तो आगे दी हुई है हमें, और भी लिखो आगे। assume that the team of 11 players, assume that, पहला पार्ट नहीं है ये, उसी का हिस्सा है क्वेश्चन का। assume that the team of 11 players requires, अब आ गई बात, देखो 5 चाहिए उसे बल्लेबाज, यानी 5 बैट्समैन। पहला वो नहीं है, पूरा क्वेश्चन एक ही साथ चल रहा है, कहीं कोई पहला दूसरा पार्ट नहीं है। इंक्लूड 5 बैट्समैन, कॉमा 3 ऑलराउंडर्स, कॉमा 2 बॉलर्स, 5 बैट्समैन, 3 ऑलराउंडर्स, कॉमा 2 बॉलर्स एंड 1 विकेट कीपर। अब हो गई सारी बात पूरी। अब तुम बताओ कितने में से कितने सिलेक्ट करने हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एंड 1 विकेट कीपर, अरे भाई 25 में से 11 तो टोटल चाहिए। कितने में से? 10 बैट्समैन थे क्या? तो 10 में से कितने चाहिए? तो 10 से 5 हो जाएगा, कोई 5 हो जाएंगे। और 8 में से कोई 2 बॉलर, और ऑलराउंडर 3 चाहिए, कितने में से? 5 में से कोई 3 ऑलराउंडर, और विकेट कीपर 2 में से कोई एक। तो 5 और 2 7 और 3 10 और 1 11 हो जाएंगे ना पूरे। अब इनके पीछे प्लस लगा दो कि मल्टीप्लाई लगा दो? क्यों मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि सारे मिला के 11 होंगे। अगर प्लस लगा दिया तो या तो 5 बल्लेबाज खेलेंगे टीम में, या 2 बॉलर खेलेंगे, या 3 ऑलराउंडर, या फिर अकेला विकेट कीपर खेलेगा। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं, ये कब प्लस करा जाता है, कब मल्टीप्लाई करा जाता है। सारांश के लिए नई बातें हैं, तुम लोगों के लिए पुरानी थी, लेकिन तुम लोगों ने पिछले सवाल में गलत जवाब देके ये साबित कर दिया हम भी नए हैं। सारांश तो ध्यान रहेगी बात ये वाली। ये लोग तो भूल के देख, परमुटेशन में भी करे थे इन्होंने, भर भर के क्वेश्चन करे थे, भर भर के परमुटेशन में, और जब कॉम्बिनेशन में नंबर आया फिर भूल गए। क्या कह रहे, बड़े बड़े देशों में छोटी बातें होती रहती है, हम पे अपनी इतनी बर्डन है, इतनी टेंशन है, कैसे ध्यान रखेंगे कहाँ प्लस होना है, कहाँ मल्टीप्लाई होना है। चलो मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी सुविधा को, हैं? टेंशन बहुत है कमजोर कंधों पर। काफी आज के लिए बोलने की देर रहती है उसे। बंद कर दे क्लास, चलो।